चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एंथैल्पी का एक न्यूमेरिकल किया था बेस्ड ऑन हेस लॉ, है ना। हेस लॉ ऑफ हेस लॉ देखे थे ना, कांस्टेंट हीट समेशन, जिसमें अपन देखे थे कि कोई भी रिएक्शन को अगर आप सिंगल स्टेप में कराओगे या उसको मल्टीपल स्टेप्स में कराओ, सम ऑफ एंथैल्पी इज सेम। मतलब हमने देखा था ना यार, ये रिएक्शन देखे थे कि कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में कितना एंथैल्पी चेंज था, -393.5 किलो जूल पर मोल सिंगल स्टेप में। पर जब हमने कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाया था वाया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इस स्टेप में -110 और इस स्टेप में -283 ऐड करने पे यही आएगा, है ना। और इसके बेसिस में एक न्यूमेरिकल देखे थे ना न्यूमेरिकल एक, कि जिसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन का एंथैल्पी दिया था, आपको वाटर के फॉर्मेशन का भी एंथैल्पी दिया हुआ था, और आपको मीथेन का बर्निंग का कंबशन का रिएक्शन दिया हुआ था। करेक्ट। और इन सब के आपको हीट भी दी हुई थी, हीट कंटेंट मतलब एंथैल्पी। इसकी -393.5, इसकी -285.8 था क्या, 285.8, और इसका -890 था क्या, 890.3। ठीक है। तो हमको हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, यू हैव टू फाइंड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो हमारा डिजायर्ड इक्वेशन क्या था, C+2H2 गिव्स CH4। इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालना था। तो हमने इन तीन गिवन डेटा में से, ये तीनों थर्मोकेमिकल इक्वेशंस हैं, लिखे थे ना थर्मोकेमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी के अलावा हीट के बारे में भी मेंशन किया जाता है। उस टाइप के रिएक्शंस को हम थर्मोकेमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। ठीक है। तो वैसा करने पर हमारा डेल एच एफ आ जाएगा फॉर मीथेन। तो उसके लिए अपन ने क्या किया था, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, 1 को हमने 2 के साथ ऐड किया था, बट 2 को पहले मल्टीप्लाई किए थे 2 से। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ा था, क्योंकि हमको हाइड्रोजन 2 चाहिए और हमारे इस इक्वेशन में हाइड्रोजन 1 ही है। तो हमने पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था और 1 के साथ ऐड कर दिया था। फिर रही बात मीथेन की, तो मीथेन हमें राइट साइड में चाहिए था, है ना। बट हमारे पास जो डेटा गिवन है उसमें मीथेन कहीं पे भी राइट साइड में नहीं है, लेफ्ट साइड में है। तो माइनस कर देंगे, तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा राइट साइड में। तो हमने थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दिया। और सेम काम हम इनके हीट के कंटेंट के साथ भी करेंगे, या एंथैल्पीज के साथ भी करेंगे। इसका आंसर -79 पॉइंट कुछ आ रहा था ना। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और करते हैं वाला इसके जैसा, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन। द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन, the combustion of 1 mole of benzene takes place at the combustion of 1 mole of benzene takes place at 298 Kelvin, takes place at 298 Kelvin and 1 atm pressure। ये तो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई ना, समझ रहे हैं। 298 Kelvin and 1 atm pressure, full stop। After combustion, CO2 and H2O are produced. After combustion, CO2 and H2O are produced, and 3267, 3267, 3000, 3267 बोला हूं।
इससे तो पहले 3267 बोला ना, 3267, तो कहीं भी जीरो जीरो नहीं आएगा। हाँ, 3267 यानी कि 3267 किलो जूल ऑफ हीट इज लिबरेटेड, किलो जूल ऑफ हीट इज लिबरेटेड। तो स्टॉप, calculate the standard enthalpy of formation of benzene, calculate the standard enthalpy of formation of benzene, calculate the standard enthalpy of formation of benzene, full stop, given standard enthalpies of formation of CO2, standard enthalpies of formation of CO2, आप चाहो तो उसको सिंबलाइज भी कर सकते हो, डेल एफ एच नॉट, इतना बड़ा बड़ा बार बार लिख रहे हो, ऐसे मना नहीं करो, क्योंकि आपको तो मैं बता चुका हूं ना कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को किससे डिनोट करते हैं, डेल एच एफ नॉट। समझ रहे हैं क्या? तो स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O आर, ये आपको पता भी है ना, आर माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल एंड माइनस 285.8 किलो जूल पर मोल। 285.83 भी था क्या? है 80 लिखे थे क्या? ठीक है चलो, यहाँ पे ऐसे 83 दिया है। हाँ बोलो। किलो जूल होगा ना भाई, केल्विन जूल क्या होता है? एलएच का यूनिट तो, एलएच तो हीट है ना आपका, हीट का यूनिट तो जूल या किलो जूल ही होगा ना, तो केल्विन जूल कहां से हो जाएगा? ठीक है चलो, अब देखो इस क्वेश्चन और आपके पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में डेटा इक्वेशन के फॉर्म में दिया था, बट अभी डेटा इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया है, ऐसे पैराग्राफ बना के दे दिया कि जब 1 मोल मीथेन को बर्न किए तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला। ये वही तो लिखा था, देखो 1 मोल मीथेन था, अभी 1 मोल बेंजीन है, तो रिएक्शन के फॉर्म में ना देख करके उसने वर्ड्स के फॉर्म में लिख दिया कि व्हेन 1 मोल ऑफ बेंजीन इज बर्न्ड या कंबशन किया गया उसका, तो क्या बना, CO2 और H2, और साथ में क्या रिलीज हुआ, 3267 किलो जूल हीट इज रिलीज्ड। वहां पे इसको ऐसे लिख दिया था, तो अब उसको इक्वेशन बना लेंगे। क्या होगा पहला इक्वेशन, C6H6 बेंजीन यही होता है, प्लस O2 कंबशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराओगे बर्निंग, गिव्स क्या बना रहा है, CO2 एंड H2O, कॉमा, और क्या, del H इज इक्वल्स टू, del H नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 3267, माइनस क्यों, क्योंकि रिलीज्ड एक्सोथर्मिक, माइनस 3267 किलो जूल। समझ गए क्या? बैलेंस करना पड़ेगा इसको, कैसे करोगे बैलेंस, ये 6 है ना, यहां 6 लगा दूं, और बताओ इधर 3 लगाऊं क्या, 3 तो लगाएंगे ना, तब तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी 6 होगा। अब बताओ ऑक्सीजन कितने बचे वहां पे, यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है, यहाँ पर 12 3 15 हो गया, तो इसको कैसे करेंगे 15 लिखने के लिए, क्योंकि मुझे ये तो 1 ही मोल चाहिए, साफ साफ लिखा है 1 मोल ऑफ बेंजीन, कोई बाय वाला कर सकते हैं ना कुछ, क्या करूं यहाँ पे, कितना बाय क्या लिखूं, तो 15 हो जाएगा, 30/2 तो 15 हो गया, तो 30 हो गया ना फिर तो, 15/2 करेंगे ना भाई, 15/2, देखो 15/2 मतलब क्या हुआ, 15 × 2 30 ऑक्सीजन, बाई 2 15 ऑक्सीजन। अरे जैसे अपन H2 प्लस हाफ O2 नहीं लिखे, एक ही चाहिए था ना, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, करेक्ट। अब मुझे क्योंकि मोल, एक ही मोल पानी बनाने का हीट दिया है 285.8, तो यहाँ 2 मत बनाना कि बैलेंस करेंगे, तो यही होगा। तो ऐसा क्यों लिखे अपन, क्योंकि ऑक्सीजन हमें राइट साइड में 1 ही है, तो यहाँ 1 करने के लिए O2 तो एक लोगे, 1 O2 तो लोगे, उसको डिवाइड कर देना 2 से, तो 2O डिवाइड बाय 2 इज 1O, करेक्ट। ऐसा हमें कार्बन डाइऑक्साइड के केस में करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बैलेंस है, क्लियर है। तो पिछले क्वेश्चन में ही ऐसा तीनों रिएक्शन फॉर्म में दिया था, इसमें आपको वर्ड्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, पर तीनों यही रिएक्शन,
देखो ना, और क्या लिखा लास्ट में, गिवन standard enthalpy of formation of carbon dioxide is minus 393.5 and water is minus 285.8. तो ये आपका हो गया del H F naught is equals to minus 285.8 and del F H naught is equals to minus 393.5. ये तीन आपको दिए हुए हैं, तो ऐसा सेंटेंस के फॉर्म में लिखा रहेगा तो भी ऐसा इक्वेशन बनाते आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ निकालना क्या है डिजायर्ड इक्वेशन, कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज द डिजायर्ड इक्वेशन, क्या निकालना है हमें, देखो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन बनाना है, जैसे यहां मीथेन को बनाने वाला रिएक्शन था ना, बेंजीन कैसे बनेगा बताओ रिएक्शन, C6 होना लिखते हैं, 6C लिखेंगे, सी तो सिंगल ही रहता है ना, 6C प्लस कितना H2, छह हाइड्रोजन चाहिए ना, तो 3H2 गिव्स यू C6H6। अब इनको ऐसे मैनिपुलेट करो, मल्टीप्लाई डिवाइड एड सब्ट्रैक्ट करके कि ये इक्वेशन आ जाए, क्या करोगे, हाँ 6 कार्बन चाहिए तो थर्ड इक्वेशन को तो 6 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, वरना 6 ही कहां से आएगा। और बताओ हाइड्रोजन के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए ना, यहाँ पे दो, यहाँ पे तो सिंगल हाइड्रोजन है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बेंजीन मुझे चाहिए राइट साइड में, बट हमारा बेंजीन को माइनस करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट माइनस करेंगे, 1 पे कुछ नहीं करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई, बट इक्वेशन 3 में आपको 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1, तो 6 इंटू इक्वेशन नंबर 3 प्लस 3 इंटू इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, ये काम करोगे इनके नंबर्स के साथ भी, तो देखो सब सब कैंसिल भी होना चाहिए ना, सिर्फ हमारा इक्वेशन यही बचना चाहिए लास्ट में, तब आपने सही किया ये सब काम, वरना कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, करो। एनसीईआरटी रखोगे, नहीं वाली, जल्दी बताओ क्या आ रहा है आंसर।
कितना टाइम, ये रिएक्शन आ रहा है वो जो अपन चाह रहे हैं, कैंसल आउट हो रहा है क्या सब? क्या कर रहे हैं अपन, पहले इस वाले को 6 से मल्टीप्लाई किए तो 6C प्लस 6O2 प्लस इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 3H2 प्लस 3/2O2। पहले मैं सारे लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, फिर बाद में राइट हैंड साइड लिखेंगे ना, माइनस C6H6 माइनस 15/2O2। ये सब आपके हो गए लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या क्या बच गया, ये आपका हो गया 6CO2 माइनस 3H2O, सॉरी प्लस ना, प्लस 3H2O माइनस 6CO2 माइनस 3H2O। ये तो कैंसल दिख रहा है पूरा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सब कैंसल, हाँ है ना। अब बचा ये, तो 6O2 और 3/2O2 कितना होता है, 7.5O2, और 15/2 भी तो 7.5 होता है, तो सारा O भी कैंसल। आगे हमारा डिजायर्ड इक्वेशन आ रहा है ना, 6C प्लस 3H2 माइनस C6H6, उधर जाके प्लस 6H6 हो जाएगा। वीडियो में बताया तो भाई पूरा क्लियर है ये। अब सेम काम इनके नंबर्स के साथ करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, दोनों को ऐड कर दो और माइनस कर दो ये वाला 3 2 6 7, सब साइन के साथ करेंगे। आया क्या, इसको किसी ने मल्टीप्लाई किया क्या 6 के साथ, 2 3 6 1 0, तो यहां पॉइंट भी लगेगा क्या, है ना, यानी कि 2 3 6 1 माइनस माइनस 2 3 6 1। ओके, ये बता दिए। ओके, इसका 24 का 4 कैरी 2, 15 17 का 7 बचा 1 5 8 857.4 माइनस 857.4, और इसको तो माइनस ही करना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 3 2 6 7। इन दोनों को ऐड करो, फिर इससे सब्ट्रैक्ट कर देना, कितना आ रहा है। अरे तेरे से कर क्या रहे हो आप लोग, ऐड किए उसको, 2 3 6 7 एंड 2 857, 2 3 6 7 एंड 857 ऐड करेंगे तो 8 3 2 1 8 3 2 1 8.4 3 2 1 8.4, उसको माइनस करो 3 2 6 7 से, तो 3 2 6 7.0 3 2 1 8.4, कितना आएगा आंसर, कितना 48 पॉइंट आ रहा है। हाँ ठीक है, चलो अपन वैसे वो इसको 258 280.5 80 ही है ना, 83 दिया हुआ था उसमें एक्चुअली। ठीक है, कितना होगा, माइनस 49.6, ये 10 में से 4 गया 6 आएगा ना, तो ये भी तो 16 में से 8 गया तो 8 आना चाहिए, ये 48.6 आएगा, माइनस 48.6 माइनस 48.6, इसमें आ रहा है माइनस 48.51। तो उसका कारण है कि अपन ने वाटर का 285.8 लिया है, हालांकि क्वेश्चन में 285.83 दिया हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज आया है। ठीक है, क्या हुआ 15, देखो 6 ऑक्सीजन और यहां 1.5, 7.5 हुआ, और ये 7.5। अरे ये ऐड तो करो यार, तुम लोग कैसे कर रहे हो, 6 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर, आप मैथ्स नहीं पढ़ोगे 10 तक। इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किए तो 6C आया, 6O2 आया, इसके साथ ऐड करने बोला बट 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3H2 आया एंड 3/2O2 आया। अरे मेरे को मत देख, यहां देख, ठीक है,
और माइनस करना है इस इक्वेशन को। पहले मैं सारे लेफ्ट हैंड साइड लिख के दिखाया हूं आपको, और फिर वही काम मैंने राइट हैंड साइड किया है। 6 से मल्टीप्लाई प्लस 3 से मल्टीप्लाई माइनस इक्वेशन 1। तो अब यहां पर 6 और 2 है, और यहां 3/2 मतलब 1.5 होता है कि नहीं? तो 7.5 हुआ, 6 प्लस 1.5 7.5, और 15/2 क्या होता है? 7.5। ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल नहीं होगा? अरे हाँ है ना भाई, तू तो देख क्या है ना वीडियो, तो यहां भी तो अपन कैंसिल कर रहे थे, अब इनको प्लस माइनस किए थे तो वहां भी कैंसिल आउट हो रहा था। अल्टीमेटली वी वांट अवर डिजायर्ड इक्वेशन आना चाहिए, उसके लिए तो अपन ये सब कर रहे हैं। क्लियर है ये? कोई डाउट किसी को अभी भी? हर तक पक्का? मौली क्या? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इसी में ही, एक और टाइप की एंथैल्पी पढ़ते हैं। हेडिंग डालिए बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, ये पढ़े अपन केमिकल बॉन्ड में। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, या इसको आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल सकते हो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो जब कंपाउंड बनता है तो उतनी एनर्जी निकलती है, और कंपाउंड तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, और बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती है। इसी बॉन्ड तोड़ना है तो अपने आप तो नहीं टूटेगी ना, यू हैव टू अप्लाई सम एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ? बॉन्ड तोड़ना है, तो यू हैव टू गिव सम एनर्जी। तो यहाँ पे डेल एच पॉजिटिव होगा। क्या होगा? क्योंकि एब्जॉर्ब होगा ना, आपका कंपाउंड एनर्जी एब्जॉर्ब करके टूटेगा, और जब कंपाउंड बनते हैं तो बनने के बाद एनर्जी रिलीज करते हैं। आपने देखा अभी बेंजीन बना ना, तो -48 पॉइंट कुछ आया ना आंसर हमारा, तो माइनस में आया आंसर, क्योंकि यहां बॉन्ड बनने वाली है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन के बेंजीन बनने वाला है। तो वेन एवर द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, अब देखा C+O2, उसका -393.5 आया, वहां भी बॉन्ड बन रही थी। H2 प्लस हाफ O2 -285.8। तो जहां भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, और जब बॉन्ड तोड़नी होती है हमें तो एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो लिखेंगे इसका डेफिनेशन। बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, bond energy is the amount of energy released, amount of energy released। अब रिलीज वर्ड बोल रहे हैं, मतलब क्या बनाना, क्या बोलना चाह रहे हैं? बॉन्ड बनेगा, लेकिन दोनों एनर्जी सेम होती है। मैंने अभी आपको कहा ना, बॉन्ड बनते वक्त जितनी एनर्जी निकली है उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ते वक्त, बस प्लस माइनस का साइन अपन लगाएंगे। तो बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, when 1 mole of bonds are formed, when 1 mole of bonds are formed from the isolated atoms, when 1 mole of the bonds are formed from the isolated atoms। एटम मिलके तो कंपाउंड बनाएंगे। when 1 mole of compound, when one mole of bonds are formed from the isolated atoms। और करके लिखो, और रिलीज वाली भी लिखते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, क्योंकि एक रिलीज हुई है एक एब्सॉर्ब हुई है। और करके लिखो, और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट, और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट, और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट बॉन्ड ऑफ, क्या लिखे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, 1 mole of bonds, dissociate 1 mole of bonds between the atoms, between the atoms in the molecules, between the atoms in the molecules।
ठीक है, 1 mole of between the atoms in molecules, full stop. It is represented by del BH or del bond H, del BH और del bond H. ठीक है, एग्जाम्पल करके लिखना नीचे, एग्जाम्पल for diatomic molecules, for diatomic molecules like H2, डायटोमिक मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम हैं, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, है ना, Cl2 F2, तो लाइक H2 O2, N2 Cl2 एक्सेट्रा, जिसमें एक ही बॉन्ड है एक्चुअली, समझ रहे हैं, अगर 2 एटम होंगे तो उनके बीच में तो एक ही बॉन्ड होगी ना, जैसे HCl भी आपका इसी में आएगा डायटोमिक, क्योंकि इसमें भी 2 ही एटम है, तो H एक ही बॉन्ड बनाएगा Cl के साथ, वही बॉन्ड ClH के साथ भी बना रहा है। पर अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे तो वहां पे मल्टीपल बॉन्ड्स होगी, जैसे कि CH4 में कितनी बॉन्ड है, 4, इस C और H के बीच में, इस C और H के बीच में, इस C और H और इस C और H के बीच में, और ऐसा नहीं कि चारों बॉन्ड का एनर्जी सेम है ना, थोड़ा बहुत डिफर करता है, तो यहाँ पे अपन एवरेज निकालते हैं कि ये वाला जब बॉन्ड टूटा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी होगी मे बी, अगले वाले के लिए थोड़ी और कम ज्यादा होती है, मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं होती चारों की, है ना, थोड़ी बहुत बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होती है, तो चारों की एनर्जी का अपन क्या निकालेंगे, एवरेज, और वो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है, सुन रहे हैं क्या। पर अगर 2 ही एटम है उनके बीच में तो सिंगल बॉन्ड है, तो वही एनर्जी है उनकी, समझ गए क्या। तो फॉर क्या लिखे, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2 N2 O2 Cl2 etc. the bond energies are equal to their the bond energies are equal to their bond energies are equal to their dissociation energies, equal to their dissociation energies. अच्छा, इसको अपन एक और एंथैल्पी का नाम दिए थे पिछली क्लास में, किसी को याद है क्या, अगर H2 को अपन 2H में ब्रेक कर दे तो इसके लिए अपन ने क्या नाम दिया था, हाँ ये कैसे समझ में आया तेरे को वीडियो से, क्या नाम दिए थे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्यों बोल रहे थे इसको एटमाइजेशन, क्योंकि मॉलिक्यूल से एटम बन गया, मॉलिक्यूल से क्या बन गया, एटम, तो इसको आप डेल AH भी बोल सकते हो फॉर अ डाई मॉलिक्यूल, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो क्या लिखे, बॉन्ड एनर्जीज आर इक्वल टू देयर डिसोसिएशन एनर्जीज, फुल स्टॉप। दे मे आल्सो बी कॉल्ड एज they may also be called as enthalpy of atomization, they may also be called as enthalpy of atomization। एग्जाम्पल एक लिख लो, H2 2H2H में ब्रेक हुआ और डेल AH0 की वैल्यू लिखना 435 किलो जूल पर मोल, मतलब 435 किलो जूल जब एनर्जी दोगे तब जाके 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 मोल हाइड्रोजन एटम में ब्रेक होगा, ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स, एटमाइजेशन, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारे डाई मॉलिक्यूल की, पर अगर पॉली मॉलिक्यूल होंगे तो हम सबकी एवरेज निकाल के उसकी बॉन्ड एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, for polyatomic molecules, the bond energy of a particular bond, the bond energy of a particular bond, the bond energy of a particular bond the bond energy for a particular bond is not the same, is not the same, is not the same. For example,
in CH4 in CH4 methane, the bond energies for first comma second, the bond energy for first comma second comma third and fourth ऐसा लिखना C bond H bonds, 4 C bond H bond है ना वहां पे, तो फर्स्ट कॉमा सेकेंड तोड़ने के लिए, थर्ड तोड़ने के लिए और फोर्थ तोड़ने के लिए their values are वैल्यूज लिख रहा हूं मैं, सब होंगी तो पॉजिटिव ना, क्योंकि आप तोड़ रहे हो तो देना पड़ेगा एनर्जी। 427 कॉमा 439 कॉमा 452 एंड 347 किलो जूल पर मोल, सारी अलग अलग है। तो इसमें अगर आपको एक एंथैल्पी बतानी तो चारों क्या लेंगे, एवरेज। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम लिखेंगे इन सच केसेस टू कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी, इन सच केसेस टू कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी an average value is taken, an average value is taken। तो यहां पे क्या हो जाएगी वो, del C bond H is equals to, सबको ऐड कर देंगे, 427 प्लस 439 प्लस 452 प्लस 347, कितना आ रहा है ऐड करके, डिवाइडेड बाय 4, चलो तो ऐड कितना आएगा, 1600 कुछ आएगा, 1700 कुछ आ रहा है, 7 9 16 17 18 18 7 25 का 5 कैरी 2 2 4 5 6 7 12 12 4 16 का 6 4 4 4 12 13 14 16 1665 आएगा। कर रहे कोई, खराब तो कर दिया हमको, मैंने कर चेक करो जल्दी, सही है कि नहीं, डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आएगा एवरेज, 416 पॉइंट 24 आएगा क्या, ये 4 बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा, तो 4 2 बचा ना, तो 25 6 24.25 किलो जूल पर मोल, तो ऐसे एवरेज निकालेंगे। ठीक है, हो गया। एक फॉर्मूला भी लिखना नीचे, enthalpy of reaction can also be calculated using enthalpy of reaction can also be calculated using bond enthalpies, can also be calculated using bond enthalpies, as follows। तो डेल आर एच का वैल्यू लिखना, डेल आर एच यही तो होता है ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल आर एच इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज या बॉन्ड एंथैल्पीज, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। उल्टा हुआ ये, हमने लास्ट क्लास में HP माइनस HR लिखा था, याद है आपको, बट वो एंथैल्पी था, ये बॉन्ड एंथैल्पी, तो बॉन्ड एंथैल्पी में उल्टा होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ये याद रखना बचा ना।
यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है हमारा, सिर्फ वो भी सिर्फ किसके केस में, बॉन्ड एंथैल्पी के केस में बस। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर भी होगा। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl, calculate the bond enthalpy of HCl, calculate the bond enthalpy of HCl given that the bond enthalpies of H2 and Cl2 are given the bond enthalpies of H2 and Cl2 are given the bond enthalpies of H2 and Cl2 are H2 and Cl2 are 430 kilojoule per mole, 430 kilojoule per mole and 242 kilojoule per mole, 242 kilojoule per mole, 242 kilojoule per mole. Full stop. Also standard enthalpy of formation, standard enthalpy of formation, ये क्या है आपका, डेल एफ एच नॉट. Standard enthalpy of formation for HCl is minus 91 kilojoule per mole, minus 91 kilojoule per mole, minus 91 kilojoule per mole. जो निकालना क्या पहले आप वो समझो, कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl, यानी कि HCl को जब ब्रेक करेंगे H प्लस Cl में तो कितना बॉन्ड एंथैल्पी रहेगा, ये आपको निकालने बोला है. ये हमारा डिजायर्ड इक्वेशन, आप इसको हेस लॉ से बना सकते हो चाहो तो. वो तो उनका बॉन्ड एंथैल्पी दिया हुआ है क्वेश्चन में, पर आपको HCl का बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है कि HCl को जब तोड़ेंगे तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी. तो देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो बॉन्ड एंथैल्पीज की वैल्यू यूज करके जो अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा पीछे, या फिर हेस लॉ से. हेस लॉ से कैसे बनेगा, देखो हमारे पास ये हमारा डिजायर्ड इक्वेशन है, इसका अगर एंथैल्पी मिल जाएगा तो वही तो बॉन्ड एंथैल्पी है. करेक्ट. इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, बॉन्ड ही तो टूट रही है, तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो बॉन्ड एंथैल्पी होगा. देखो बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब तो हीट कंटेंट होता ना रिएक्शन का. हम लोग उस दिन इतने सारे एंथैल्पी का नाम क्यों दिया था, क्योंकि प्रोसेसेस अलग अलग हो रहे थे. तो यहाँ क्या प्रोसेस हो रहा है, बॉन्ड टूट रही है, तो इस वाले एंथैल्पी चेंज को क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी. राइट. तो हम हेस लॉ से भी निकाल सकते हैं. तो हेस लॉ के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक हमें दिया हुआ है H2 और Cl2 का बॉन्ड एंथैल्पी. क्या दिया हुआ है कि H2 ब्रेक होता है 2H में, तो डेल H इज इक्वल टू कितना वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 430 किलोजूल, और इसमें 242 किलोजूल, ये हमको दिया हुआ है. और थर्ड एक और क्या दिया है, फॉर्मेशन ऑफ, कैसे बनता है HCl, एक HCl बनाना है, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 गिव्स यू HC. क्या लिखूं, डेल H 90 बनी है ना, बस इतना दिया हुआ है. अब इन तीनों की हेल्प से ये इक्वेशन ला सकते हो, क्या करेंगे, हाँ करना पड़ेगा हाफ. ये देखो आपको प्रोडक्ट साइड में एक H और एक ही Cl चाहिए, तो हम इस इक्वेशन को हाफ से डिवाइड करेंगे, हाफ से डिवाइड नहीं मतलब 2 से डिवाइड करेंगे. हाफ से डिवाइड करना तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना. इसको समझ में आया क्या बोला अभी, हाँ 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ से डिवाइड करोगे तो वो तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अभी भी नहीं आएंगे, ऐसा बोला ना मैंने, H2H को अगर मैंने हाफ से डिवाइड कर दिया तो ये 4H हो जाएगा. हमको तो 2 काटना है ना उसका, तो 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, दोनों इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, और क्या करेंगे बताओ, और HCl मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए ना, तो माइनस कर देना. करो तो हेस लॉ से बनाओ पहले, फिर अपन बॉन्ड एंथैल्पी से बनाएंगे जल्दी. हेस लॉ से तो बन सकता है क्वेश्चन, और दोनों के आंसर को वेरीफाई भी कर लेंगे अपन.
अरे ये जो कर रहे हो मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब वो हेस लॉ ही है वो। इन्हीं को मैनिपुलेट करके ऊपर का इक्वेशन निकालना है और इनकी वैल्यूज के साथ भी वही काम करना है जो आप इनके साथ करके इक्वेशन ला रहे हो, तो हमारा डेल एच आ जाएगा और वही हमारा आंसर है। तो ये हम हेस लॉ से ला रहे हैं, पर अभी जो पीछे अपन ने इक्वेशन लिखा ना बॉन्ड एंथैल्पी का, इससे भी ला सकते हैं। तो पहले ये वाला करो फिर उससे मेथड से करेंगे, दोनों का आंसर मैच कर लेंगे। जल्दी करिए। कौन सा माइनस वाला प्लस हो जाएगा? मुझे नहीं पता, करके देख, करके देखना भाई, फिर मैच करेंगे। अभी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन उस टाइप के, उसमें भी फिर यही पूछ रहे हो आप कैसे करना है। उसमें मैं बता दूं क्या क्या करना है आपको इसमें। इसको 2 से डिवाइड करके ऐड करोगे तो आपको राइट हैंड साइड वाले में ये हाफ H2Cl2 मिलेगा, जो इससे साथ सब्ट्रैक्ट होकर कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐड करोगे ना, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉरी, तो ये माइनस हाफ H2, ये प्लस हाफ H2 कैंसिल, माइनस हाफ Cl2 प्लस हाफ Cl2 कैंसिल। फोर 27, हाँ करेक्ट। बाकी लोग करो जल्दी। और ये रिएक्शन को ऐसा करने पे आ रहा है ना डिजायर्ड इक्वेशन हमारा आंसर सही है 427। बट इसको अपन अपने फॉर्मूले से भी वेरीफाई करेंगे, वही डेल आर एच नॉट इज इक्वल्स टू सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। हुआ? आपका आया 427? चलो लेट्स वेरीफाई दिस यूजिंग दिस फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या है? del R H naught is equals to sum of bond enthalpies of reactants minus sum of bond enthalpies of product। हमारा एक रिएक्शन दिया हुआ है ना जिसका चैनअप फॉर्मेशन दिया हुआ है, किसका दिया है? हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 गिव्स HCl, ऐसा दिया हुआ है ना एक इक्वेशन। इसका इसका रिएक्शन का वो क्या है? डेल एफ एच नॉट क्या दिया हुआ है? -91। एक्चुअली ये रिएक्शन का यही तो एंथैल्पी है, इसको फॉर्मेशन बोलते क्योंकि HCl बन रहा है तो वो रिएक्शन का एंथैल्पी। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू दिया हुआ है डेल आर एच नॉट का, विच इज -91 किलो जूल। करेक्ट। अब बचे ये दोनों बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या है हमारे रिएक्टेंट्स? H2 एंड Cl2, इनकी बॉन्ड एंथैल्पी तो दी है ना क्वेश्चन में, तो इज इक्वल्स टू, पहले ये वाला लिख रहा हूं, हाफ ऑफ, हाफ क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि रिएक्शन में भी हाफ है, हाफ ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन प्लस
half of bond enthalpy of Cl2. हो गया ये दोनों का एडिशन. अरे रिएक्टेंट्स मेरे कौन कौन है? हाइड्रोजन एंड Cl2. उनकी बॉन्ड एंथैल्पी तो क्वेश्चन में दी है ना, बट वो पूरी क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि रिएक्शन में दोनों हाफ हाफ है. यहां भी वैल्यू को हाफ हाफ कर दोगे. हो गया रिएक्टेंट कंप्लीट. अब आते हैं प्रोडक्ट में. माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl. यही तो निकालना है. आप इसको निकाल चुके हो 427. ठीक है. अब ये वैल्यू आपको दी है -91. हाफ इंटू ये कितनी वैल्यू है? 430 प्लस ये वाली वैल्यू 242 माइनस ये निकालना है. ये हो जाएगा आपका 215 और ये हो जाएगा 121. इधर लेके आते हैं. -91 -215 -121 इज इक्वल्स टू माइनस डेल HCl H0. ये आ रहा है माइनस कितना? 5 6 7 9 10 11 12 2 3 4. माइनस माइनस प्लस. ये आया था आंसर पीछे. तो ये अपन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं जो अपन पीछे लिखे हैं, या फिर हेस लॉ से. करेक्ट. हेस लॉ में तो आपने यही किया था. देखो डिवाइड बाय हाफ किए थे दोनों वैल्यूज को, है ना, और इससे माइनस कर दिए थे इधर लाकर. सेम चीज. क्लियर है ना. इन दोनों को तो यही किए थे ना, हाफ से डिवाइड करके फिर इधर माइनस कर दिए थे. ठीक है. चलिए नेक्स्ट साइड डालिएगा. एक और क्वेश्चन करते हैं अपन. एक टॉपिक भी है वो, और उसमें क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा. हेडिंग डालिएगा बॉर्न हेबर साइकिल. बॉर्न हेबर BORN. बॉर्न हेबर HABER. ये भी आपका हेस लॉ से ही रिलेटेड है. बॉर्न हेबर साइकिल. बॉर्न हेबर साइकिल. BORNHABER. बॉर्न हेबर साइकिल. हाइफन डाल के लिखेंगे. इट डील्स विद द देखो बॉन्ड एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी, ये दोनों अपन ने केमिकल बॉन्ड में पढ़ा है. ये दोनों का मतलब एक ही है, बस फर्क इतना है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड है, एक आयनिक बॉन्ड है. जैसे आपको आयनिक बॉन्ड क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, राइट. तो जब हम Na पॉजिटिव यानी कि NaCl का जो बॉन्ड तोड़ेंगे ना, तो उसके लिए अपन लैटिस एंथैल्पी वर्ड यूज करते हैं. दोनों का मीनिंग सेम है. और HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसके लिए बॉन्ड एंथैल्पी वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड बनी है. और ये कैसे होते हैं? लैटिस में रहते हैं, है ना. एक क्रिस्टल लैटिस होता है इनका. तो वो लैटिस को तोड़ना है तो लैटिस एंथैल्पी बोल रहे हैं, और बॉन्ड को तोड़ना है तो बॉन्ड एंथैल्पी. दोनों का मीनिंग सेम है. ये मैंने उस समय भी कहा था जब हम केमिकल एनर्जी केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे थे. तो वहां पे भी हमने दोनों वर्ड पढ़े थे. जब आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे थे तो लैटिस एंथैल्पी पढ़े थे अपन, और जब केमिकल बॉन्ड का कोवेलेंट बॉन्ड वाला पार्ट पढ़े थे तो 4 चीजें पढ़े थे: बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी. समझ रहे हैं? तो वहां मैंने आपको बताया था कि केमिकल बॉन्ड 2 टाइप की है, तो एनर्जी भी 2 टाइप की बोल रहे हैं, बट दोनों का मीनिंग सेम है. इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस. समझ रहे हैं ना? तो लैटिस एंथैल्पी के लिए ये बॉर्न हेबर साइकिल इंट्रोड्यूस हुआ था. ठीक है. तो दिस डील्स विद द, क्या लिखे हैं? दिस डील्स विद द calculation of this deals with the calculation of lattice enthalpy. This deals with the calculation of lattice enthalpy. Lattice enthalpy होता क्या है? एक लाइन लिखना. Lattice enthalpy of an ionic compound, ये कोवेलेंट कंपाउंड के लिए नहीं होगा, वैसे ही बॉन्ड एंथैल्पी आयनिक कंपाउंड के लिए नहीं होगा. Lattice enthalpy of an ionic compound is the enthalpy change which occurs is the enthalpy change which occurs when 1 mole of an ionic compound
dissociates into its ions, dissociate into its ions, dissociate into its ions in gaseous state, in gaseous state, in gaseous state, in gaseous state. एग्जाम्पल लिखना, NaCl सॉलिड फॉर्म में gives you Na पॉजिटिव गैसियस आयन, Cl नेगेटिव. ये भी पॉजिटिव होगी ना कि नेगेटिव होगी? लैटिस एंथैल्पी. ये भी तो एनर्जी दे ही रहे हो ना तोड़ने के लिए, तो पॉजिटिव ही होगी. तो डेल लैटिस H नॉट इज इक्वल्स टू प्लस 788 किलो जूल पर मोल, प्लस 788 किलो जूल पर मोल. अब देखो लैटिस एंथैल्पी में या उस लैटिस में कितने सारे सोडियम के आयंस और क्लोराइड के आयंस होते हैं, और आप जब तोड़ते हो तो वो सारा लैटिस एक साथ टूटता है. तो एक मॉलिक्यूल का लैटिस एंथैल्पी एक्सपेरिमेंटली निकालना पॉसिबल नहीं है. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि वो एक लैटिस में बहुत सारे Na पॉजिटिव और बहुत सारे Cl नेगेटिव होते हैं. तो आप टोटल एनर्जी से ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते कितने एटम्स थे या कितने मॉलिक्यूल थे NaCl के. ठीक है, तो इसलिए एक्सपेरिमेंटली हेस लॉ की हेल्प से हम ये बॉर्न हेबर साइकिल को यूज करके लैटिस एंथैल्पी निकालते हैं. तो नीचे लाइन में लिखना, सिंस इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, since it is impossible to determine, since it is impossible to determine lattice enthalpy directly, since it is impossible to determine lattice enthalpies directly, उसमें क्या होता है ना, कोवेलेंट कंपाउंड में तो सब अलग अलग मॉलिक्यूल है. सुन रहे हो क्या? एक CH4 का मॉलिक्यूल अलग है, दूसरा CH4 का मॉलिक्यूल अलग है, उन लोग के बीच में वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. Am I clear? सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? आप दो H2 के बीच में एक H2 का बॉन्ड एंथैल्पी निकाल सकते हो क्योंकि वो अलग है. बट यहाँ पे तो हर NaCl दूसरे NaCl से कनेक्टेड है और एक क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं बड़ा सा. तो वहां आपने एनर्जी देके तोड़ तो दिया, पर उसमें कितने NaCl थे हमें नहीं पता. तो एक्सपेरिमेंटली एक NaCl का लैटिस एंथैल्पी डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं. तो वही लिख रहे हैं अपन, सिंस इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन लैटिस एंथैल्पीज डायरेक्टली बाय एक्सपेरिमेंट, comma, we use an indirect method, we use an indirect method, we use an indirect method where we construct an enthalpy diagram, where we construct an enthalpy diagram, where we construct an enthalpy diagram called a Born-Haber cycle, called a Born-Haber cycle, BORN, Born-Haber cycle. तो इस Born-Haber cycle को अपन नेक्स्ट क्लास में कंस्ट्रक्ट करेंगे और इससे लैटिस एंथैल्पी का कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा एंथैल्पी का लास्ट टॉपिक होगा. इसके बाद अपन सेकेंड लॉ के लिए एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी पढ़ना चालू करेंगे. सुन रहे हैं क्या? सेकेंड लॉ के लिए आपको दो चीजें पढ़नी है, एक स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी क्या होती है रिएक्शन की. कहने का मतलब रिएक्शन कब होगा कब नहीं होगा, स्वाभाविक है कि नहीं है रिएक्शन का होना, तो ये कहलाती है स्पॉन्टेनिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी. और एक होता है क्वांटिटी एंट्रोपी. जैसे अपन ने एंथैल्पी पढ़ा ना, एंथैल्पी वाज द हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्शन, वैसे ही एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी इज द रैंडमनेस ऑफ द रिएक्शन. आपका रिएक्शन में कितना रैंडमनेस है. रैंडमनेस मतलब अगर एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें रैंडमनेस बढ़ रही है. रैंडमनेस मतलब क्या होता है? पार्टिकल का इधर उधर जाना रैंडमली. तो जब तक वो सॉलिड था तब तक सब इंटैक्ट थे, पर जैसे ही वो लिक्विड बना, आपको पता है लिक्विड कैन फ्लो, तो उसके पार्टिकल्स रैंडम हो गए, मतलब रैंडमनेस बढ़ गई रिएक्शन की. और जब यही लिक्विड बॉइल हो जाए तो क्या बनेगा? वाटर वेपर. ये और रैंडम हो गए, यानी कि रैंडमनेस और बढ़ गई. समझ रहे हैं क्या? तो रैंडमनेस बढ़ती है मतलब ये प्रोसेस होता है, हमको पता है ऐसा होता है तो प्रोसेस होता ही है. समझ रहे हैं क्या? तो रैंडमनेस बढ़ती है तो प्रोसेस होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि रैंडमनेस कम होती है तो प्रोसेस नहीं होता.
यही गैस को आप कंडेंस करा लो, लिक्विड बनेगा, रैंडमनेस कम हो गया। इसी लिक्विड को और ठंडा कर दो तो सॉलिड बन गया, रैंडमनेस कम भी हो रहा है, तो भी रिएक्शंस तो हो रहे हैं ना। एम आई क्लियर? तो हम कुछ कंडीशंस देखेंगे कि कहां पे हम बोलेंगे कि द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी हमारा नेक्स्ट दो टॉपिक रहेगा, और फिर सेकंड लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तीसरा लॉ का बस स्टेटमेंट है, वो भी कभी आया नहीं आज तक, और मेरे ख्याल से आपकी बुक में तो स्टेटमेंट भी नहीं दिया।